वेलकम टू द आर्क जेनेसिस। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो कि बहुत ही डिस्कस टॉपिक है। बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश किए जा चुके हैं और इसीलिए ये इतना न्यूज़ में है कि आपके आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर नाटा का सेकंड अटैम्प्ट या थर्ड अटैम्प्ट देने की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चरल फीचर्स के बारे में, इनके आर्किटेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि इसमें डिज़ाइन क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या रही है। साथ ही साथ ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक भी रहा है। आपने देखा होगा कि अपोजिशन ने बॉयकॉट कर दिया है और कई सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, तो देखते हैं, इनको भी समझने की कोशिश करेंगे। और मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ कि इन कॉन्ट्रोवर्सीज को भी एक से पढ़ने के हिसाब से सुन लीजिए, क्योंकि सबके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। अगर आपको सही लगता है तब आप उसको मानिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश किए जा चुके हैं सर। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग द स्टोरी ऑफ द इंडिया टोल्ड थ्रू इट्स आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर्म्स। इवन मैंने पहली बार ऐसा देखा कि चाइना ने प्रेस किया है। लाइक चाइना इंडिया के रिलेशन अच्छे कभी होते नहीं है। हमेशा हर चीज़ जब भी कुछ होता है तो काउंटर करने के लिए चाइना कुछ कर रहा होता है या फिर चाइना इसके अपोजिशन कुछ बोलता है। बट द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन कि चाइना विशेस इंडिया ऑन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से वर्ल्ड कैन accommodate rise of both the nation together. So it is a like different statement from the China. अगर हम आगे बात करें तो अगेन फिर ये भी बोला गया है, कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी हैं, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम दैट डू नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी है। और कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, जैसे ये बोला जा सकता है कि प्रेसिडेंट जो हमारे इंडिया की हैं, इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनको इनोग्रेट करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इनोग्रेट नहीं किया। तो इन्होंने खुद अब बोला है कि डीपली सेटिस्फाइड दैट पीएम मोदी इनोग्रेटेड न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो खैर ऑफ कोर्स इनके पास कुछ ऑप्शन था भी नहीं बोलने का एक तरह से, क्यों समझदार लोग होते हैं तो क्या बोलेंगे इसके लिए। हम ऐसा ना बोलेंगे कि मुझे बुरा लगा या फिर ये सही नहीं किया है। तो ठीक है, तो जो हमारे टॉपिक है वो ये है कि इंडिया दैट इज हु इज बिमल पटेल। कौन है बिमल पटेल? इस आर्किटेक्ट हु डिजाइन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो आपको ये जरूर याद करना है कि जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उनके आर्किटेक्ट कौन है। सो सही नाम क्या है? बिमल पटेल। इस आर्टिकल को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में जानना भी जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल दिया हुआ है, तो आप जाकर इसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। WION का है, तो यहाँ पर लिखा है कि इंपॉर्टेंट फीचर क्या था। इंडियन रिनाउंड आर्किटेक्ट बिमल हसमुख पटेल, ठीक है, इज द माइंड बिहाइंड द न्यू ट्रायंगुलर बिल्डिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो इंडिया की जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका ट्रायंगुलर शेप की बनी हुई है, ठीक है, which was inaugurated on Sunday May 28. The student of the legendary architect बालकृष्णा बीवी दोशी जी, तो हम लोग जानते हैं बीवी दोशी जी के ये स्टूडेंट रहे हैं, has also contributed to the designing of the mega structure like साबरमती रिवर फ्रंट। तो अगर साबरमती जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हुआ है इन्होंने ही किया है, हसमुख पटेल जी ने। और साथ में काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बना है, ये भी न्यूज़ में था कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले एक्चुअली, तो इनका डिजाइन भी इन्होंने ही किया है। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स ही हैज सक्सेसफुली डिलीवर्ड सम ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द कंट्री। हम नीचे आते हैं तो थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्या हुआ है कि बैक इन 2016 लोकसभा स्पीकर क्वेश्चन। तो ये वाली बात आई थी 2016 में कि क्या नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जा सकती है, और विद इन 7 ईयर्स, मतलब उनके डिस्कशन से लेके ये 2023 7 ईयर्स लेटर द न्यू पार्लियामेंट स्टैंड टॉल इन इट्स ऑन वर्ड्स, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो उसको ज़्यादा टाइम लगा नहीं है, विद इन 2 ईयर्स ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई थी। लेकिन ये बात की जा रही 7 साल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डिस्कशन से लेकर। अगर हम बात करें कि इनके बारे में, हसमुख पटेल जी के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था 1961 अहमदाबाद गुजरात में। ही स्टडीड आर्किटेक्चर एट दी सेप्ट यूनिवर्सिटी। आप जानते हैं यहाँ भी आपका टारगेट होगा, नाटक तैयारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए। 1978 टू 1984 ये यहाँ पर रहे। इन 1981 ही apprenticed with Free Otto, a German architect and structural engineer known for his use of the lightweight structures. फिर क्या हुआ? आफ्टर रिसीविंग द फर्स्ट प्रोफेशनल डिग्री इन द आर्किटेक्चर फ्रॉम द सेप्ट इन 1984 एंड अ ईयर ऑफ द वर्क इन अहमदाबाद, पटेल मूव टू बार्कले टू द स्टडी ऑफ द कॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट। तो उन्होंने वहाँ पर अपनी MR पर PhD की, ठीक है, और इस यहाँ पर 1 साल उन्होंने काम किया। उसके बाद ये बार्कले चले गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने MR एंड PhD की। अगर उनके बारे में बात करें कि दी पटेल जॉइंट हिज फादर प्रैक्टिस इन अहमदाबाद इन 1990 ऑन वन ऑफ हिज फर्स्ट बिल्डिंग डिजाइन प्रोजेक्ट अ कैंपस ऑफ द एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद एंड वॉन दी aga खान अवार्ड इन 1992। तो ये भी याद रखना कि aga खान अवार्ड इनको मिला था कब? 1992 में। इनको याद रखना प्रिट्जकर अवार्ड नहीं मिला है ना। प्रिट्जकर अवार्ड के लिए सिर्फ हमारे एक ही आर्किटेक्ट हैं इंडिया से, वो थे बीवी दोशी जी। हिज प्रोजेक्ट स्पैन अक्रॉस वेराइटीज फ्रॉम अ सिंगल फैमिली हाउसेज टू इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग।
तो अगर हम बात करें ही सिग्निफिकेंट एंड अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट इंक्लूड द खान अकेडमी, हैदराबाद, अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, भुज डेवलपमेंट प्लान एंड टाउन प्लानिंग स्कीम्स, पोस्ट अर्थक्वेक। तो ये सब चीज़ें याद रख लीजिए। सीजी रोड डेवलपमेंट, इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, गुजरात हाई कोर्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कंकरिया लेक, साबरमती रिवर फ्रंट, और साबरमती रिवर फ्रंट तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। और स्वर्णिम संकुलेट गांधीनगर। तो ठीक है, जो IIM अहमदाबाद की बात कर रहे हैं, न्यू बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। पुरानी बिल्डिंग के आर्किटेक्ट कौन है, आप मुझे बताइए। कि जो IIM, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये जेई के अंदर हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन लगभग। आप उठा के देखिए, 2-3 साल के एग्जाम कम से कम 2-3 बार रिपीट हो चुका है। आपको बताना है कि हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ IIM अहमदाबाद, ठीक है। तो ये लिखना है, ये न्यू बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स इनका सही जवाब नहीं है, जो ओरिजिनल बिल्डिंग है अहमदाबाद की उसका बताना है। साबरमती रिवर फ्रंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने इनके बारे में पढ़ा। अगर हम बात करें कि इन टॉपिक के बारे में, देखिए बेसिक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि देखने में कैसी लगती है बिल्डिंग, लेकिन साथ साथ कुछ इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा जो मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, इनके ऊपर तो पूरी वीडियो बनाई जा सकती है एक एक टॉपिक के ऊपर, लेकिन आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि किन टॉपिक के ऊपर बात की जा रही है। देखिए सबसे पहला जो इशू ये बोला जाता है कि नीडी क्या थी इसकी, लाइक ज़रूरत क्या है। और खासकर ऐसी कंट्री में तो कुछ भी डेवलपमेंट की बात आती है तो एक अपोजिशन ये बोलते लग जाते हैं कि इतना हमारी कंट्री में लोग गरीब हैं तो उनके लिए कुछ करना चाहिए था, रादर देन कि हमें इतने पैसे खर्च करने चाहिए बिल्डिंग के अंदर। जैसे स्पेस में कुछ डेवलपमेंट होती है तो इस तरह से मौके स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक ये बोला जाता है कि ज़रूरत नहीं थी अभी, खासकर ऐसे इंडिया के लिए जहाँ पर काफ़ी लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर भी, क्योंकि इसके अंदर जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो कार्बन इमिशंस किए जाते हैं, पेड़ पौधे काटने पड़ जाते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल कि इसमें कोई भी किसी पेड़ को नहीं काटा गया है, लेकिन कॉन्क्रीट का यूज़ करना, फिर कई सारी चीज़ें, ये चीज़ें रह जाती हैं, तो इन्वायरमेंट पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ लोग ये बोलते हैं कि इसका हेरिटेज जो हिस्ट्री है हमारी उसको खत्म की जा रही है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो था, कुछ लोग इसके अपोजिट बोल सकते हैं, फेवर में बोल सकते हैं। तो ये होता है कि अपने इतिहास को बदलना इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि जो ये प्रोजेक्ट है, ये जो बिल्डिंग थी, जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इट इज़ काफ़ी लाइक इट इज़ वेरी ओल्ड एंड इट इज़ बिकम आउटडेटेड। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है इस बिल्डिंग पर काम करने की, दिखाऊंगा मैं भी। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर आउटडेटेड के बारे में बात की जाती है कि 100 साल के आसपास बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है बिल्डिंग है, लेकिन व्हाइट हाउस तो 200 साल पुराना है, तो इस हिसाब से तो व्हाइट हाउस को भी चेंज कर देना चाहिए। और जितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं लोग उसको संभाल कर रखते हैं, अपनी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हैं, ऐसा नहीं कि हर दिन आए चेंज करते रहते हैं। तो ये भी कुछ आर्गुमेंट दिया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि इससे टूरिज्म इंप्रूव होगा, नई बिल्डिंग देखने के लोग आएंगे, इस आसपास के जो विस्तार प्रोग्राम बनाया गया है उससे काफ़ी कुछ टूरिज्म को भी बूस्ट देखने को मिलेगा। अगर ये ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर नेवर एंडिंग डिबेट्स हैं तो इसमें मुझे लगता है नहीं कि क्या डिबेट करेंगे। कुछ लोग ये बोलते हैं कि करप्शन भी हुआ है, कि किस तरह से प्रोजेक्ट मिला किसी को, इनके बारे में टेंडर्स कैसे निकले, इसका जो प्रोसेस रहा है ये क्लियर नहीं हो पाया, ट्रांसपेरेंट नहीं था। तो कुछ लोग बोलते हैं सब करप्शन के भी चांसेस हैं। और दूसरा यार बोला जाता है कि रेस्लर प्रोटेस्ट है, कुछ लोग इसलिए भी अगेंस्ट में हैं कि हमारे जो रेस्लर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी बात ना सुनकर हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इग्नोर कर रही है। फिर ये सबसे बड़ा जो मैंने ज़्यादा सुना है, ये बात की जा रही है कि अगर कोई बिल्डिंग पार्लियामेंट का इनॉग्रेट करना था तो हेड ऑफ द स्टेट, जो हमारे सबसे बड़ा ऑफिस है इंडिया का, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ना कि प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जी को, मोदी जी को इनॉग्रेट नहीं करना चाहिए था। इवन ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी मुर्मू जी को, कि वो सबसे बड़ी पोस्ट पर हैं और वो एक तरह से जो प्रेसिडेंट होता है वो अनबायस्ड होता है, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो चाहे अपोजिशन हो चाहे रूलिंग गवर्नमेंट हो, सबके लिए बराबर है। तो एक इस तरह से एक न्यूट्रल पर्सन से इनोग्रेट कराना चाहिए था, जो कि लोग से बात कर रहे हैं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सावरकर जी के बर्थडे पर इनोग्रेट किया गया है। अब वो कौन से दिन समझ लीजिए क्या है, लेकिन ये भी एक टॉपिक है कि सावर जी का जो बर्थडे था उस दिन 28 मई को, तो ऐसा इनोग्रेट नहीं करना चाहिए था। सेंगोल के बारे में है कि सेंगोल जो दिया जाता है वो एक, उसको बोला जाता है, हिंदी में बोल सकते हैं राजदंड, लाइक इट इज अ डिवाइन राइट्स की किसी को। और डेमोक्रेसी के अंदर डिवाइन राइट नहीं होते हैं। लाइक अगर कोई आज के टाइम से बोले, आज से करीब 400-500 साल पहले एक हमारा राजा हुआ करता था, तो उसको डिवाइन राइट्स है, वो कुछ ही बोलेगा तो ठीक है, उसको माना जाता था कि ये जो बोल रहा है इट इज हैविंग द डिवाइन राइट, तो उनकी बात माननी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक रूल ऑफ लॉ है। तो जब सेंगोल ये सब चीजें नहीं दी जाती हैं, इवन कुछ के अगेंस्ट भी बात की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो यहाँ सेंगोल की प्रथा चलाई गई है, इवन यूके वगैरह में मैंने देखा है कुछ फोटोग्राफ्स में, तो वहां पर भी ऐसा चीजें हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जब इंडिया आजाद हुआ था तो नेहरू जी से पूछा गया था माउंटबेटन ने कि बताइए कुछ हमें कुछ देना चाहिए आपको इस तरह का एज अ सिंबॉलिक ट्रांसफर ऑफ
पावर। तो कुछ बोलते हैं कि सेंगोल दिया गया था, लेकिन अब इसके बारे में कोई फैक्ट नहीं है। अगर दिया गया था तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें कहाँ गई, आज तक कभी न्यूज में आई ही नहीं है। तो शायद हो सकता है कि लोग ऐसा फेक न्यूज फैला रहे हैं कुछ भी, लेकिन इसके बारे में प्रॉपर हमें एविडेंस नहीं मिलते हैं कि 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो माउंटबेटन ने कुछ ऐसा प्रेजेंट किया था नेहरू जी को। तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, खैर ये भी है। फिर सेफ्टी मेजर्स हैं, यस डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कुछ बिल्डिंग्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ चेंज करना जरूरी है, और बिल्कुल इस चीज़ की जरूरी है। और जैसे फॉर एग्जांपल फायर सेफ्टी हो सकती हैं, और इसी के साथ साथ जो एक बिल्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो धीमे धीमे डिक्लाइन करती है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है। पहले कैमराज नहीं हुआ करते थे, आज कैमराज हैं। एसी नहीं हुआ करता होगा आपको 1947 में, आज हम एयर कंडीशनिंग के बारे में बात करते हैं, HVAC की। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, और इसी के साथ साथ अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी, LED स्क्रीन, ये सब चीज़ें ऑफकोर्स जरूरी है। अब एक बिल्डिंग के अंदर लिमिटेशंस होती हैं, कब तक आप उसमें एडमिट करते रहेंगे। एक लिमिट हो जाएगी जब वो कितना भी रेनोवेट कर दीजिए, कितना भी डेवलपमेंट कर दीजिए, वो उसके प्रॉपर उसकी नीड को फुलफिल नहीं कर पाएगा। एक बोला जा सकता है कि जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट बोलती है कि फ्रॉम द 2026 तो होने क्या वाला है कि जो लोकसभा और राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो इंक्रीज कर दी जाएंगी। अभी लोकसभा की सीट आई थिंक 445 है, और राज्यसभा की 245 है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो इनको लगभग लाइक इसको कुछ बोला जाता है 1.5 गुना बढ़ जाएंगी, 1.5 टाइम्स ये इंक्रीज हो जाएंगी। तो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा है। देखिए एक्चुअली मैं आपको एक बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या इसके पीछे क्या इसकी हिस्ट्री है। इसको समझेंगे। अगर आप इसको नहीं समझना चाहते हैं तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप 2 से लेकर 3 मिनट वीडियो को आगे कर दीजिए, सो दैट कि आपका जो टाइम है वो बच सके। जिसको हम लोग देखते हैं। देखिए हुआ क्या था कि 1970s के आसपास की बात है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि 1 पर्सन 1 वोट, ठीक है। तो अगर ऐसा मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, 2 स्टेट ले लेते हैं, स्टेट ए है और स्टेट बी है। इसके यहाँ पर पॉपुलेशन 100 है और स्टेट बी इज हैविंग 10 पॉपुलेशन। तो देखा जाए तो अगर 100 आदमी रहते हैं तो उनके पास 100 वोट्स होने चाहिए इस तरीके से। और यहाँ पर एक स्टेट है 10 है तो यहाँ पर 10 वोट्स होने चाहिए। और अब यहाँ पर डेमोक्रेसी है तो द रूल ऑफ द पीपल, इसका मतलब क्या है कि जो 100 जो लोग हैं और जो वोट पावर होती है, वोटिंग पावर होती है, ये किसी भी रिलीजन, कोई ऐसा नहीं कह सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया सकता है कि कोई रिलीजन का बंदा होगा, कोई कास्ट हो सकती है, कोई मेल है, फीमेल है, कोई कितना पैसे वाला है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक है कि अगर एक पर्सन है, एक इंडियन है, तो उसके पास एक राइट है वोट करने का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट ए है उसके पास ज्यादा राइट्स हैं, क्यों? उसके पास 100 पॉपुलेशन है तो उसके पास वोटिंग राइट ज्यादा है ना। ये सिंपल सी वाली बात है। अब हम क्या बात करते हैं, 1970s की बात है, जहां पर हमारा इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिल रही थी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक वर्ड यूज किया जाता है जब कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, बहुत पॉपुलेशन बढ़ जाती है। अब उसके पीछे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी आती है कि ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप पढ़ना चाहें तो मैं लिख देता हूं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इसको आप पढ़ लीजिए, नेट में मिल जाएगी, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको किसी और वीडियो में। तो उसमें ये होता है कि किसी भी कंट्री के फेजेस होते हैं, स्टेज 1 होती है, स्टेज 2 होता है, स्टेज 3, स्टेज 4, इस तरह से निकल कर आती हैं। तो जब स्टेज 1, 2 और जब स्टेज 3 आती है तो स्टेज 3 के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, लाइक इस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है इस वाले पार्ट के अंदर। तो उस टाइम की जो प्रेसिडेंट, उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी, इट वाज इंदिरा गांधी जी। तो उन्होंने बोला कि पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी, ठीक है। अब सोच कर देखो कि पॉपुलेशन तो हमें कंट्रोल करनी है, पॉपुलेशन कंट्रोल कौन करेगा? ऑफ कोर्स ये स्टेट के बिना तो नहीं हो सकता है। लेकिन अब सोच कर देखिए, कोई राज्य हैं, कोई स्टेट्स हैं, वो क्यों पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहेंगे? क्योंकि उनको पता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल अगर मान लीजिए 100 है और 10 साल के बाद इस स्टेट की पॉपुलेशन हो जाती है 80 रह जाती है, और जो ये वाला स्टेट बी है इसकी पॉपुलेशन मान लीजिए 80 हो जाती है बढ़ के, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेट ए है उसने काम अच्छा किया टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, लेकिन उसको यहां पर वोटिंग के हिसाब से उसको नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन इस स्टेट ने कुछ भी सही नहीं किया है। 10 लोग थे पॉपुलेशन की, वो बातें नहीं करी है, हेल्थ पर बात नहीं करी है, एजुकेशन पर बात नहीं करी है। तो यहां पर आप देखेंगे कि तो इस स्टेट को गलत काम करने के बाद भी, लाइक गलत इन द सेंस की कंट्रोल ना भी कर रहा उसने, लेकिन उसको फायदा मिल जाएगा। तो यहाँ पर दिस कॉन्सेप्ट, यहाँ पर एक चीज निकल कर आती है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ये वाली बात सही है कि कोई भी स्टेट अगर अच्छा काम कर रहा है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, तो उसके वोटिंग राइट कम क्यों होने चाहिए, उसको हमेशा डिसएडवांटेज मिलेगी, तो मोटिवेट नहीं करेगा। तो इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम पीरियड में ये बोला गया कि 1970 इसमें कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल कीजिए, कोई भी काम करना है, लेकिन
पॉपुलेशन जो होगी वो 1971 के हिसाब से आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। मतलब 1981 में होना था ये रिशफल, लेकिन ये बोल दिया गया कि 1971 के हिसाब से ही। आप 1991 के बारे में बात करेंगे कि 25 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया कि अगले 25 साल तक जो भी वोटिंग होंगी वो 1970 की पॉपुलेशन के हिसाब से ही होंगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 2005 के लाइक 1995 होगा, इसको हम लोग ऐड करेंगे 25, तो ये होगा। उसके बाद फिर इसको 25 साल के लिए फिर से इंक्रीज कर दिया गया। तो ये बोल दिया गया कि 25 पहला 25 ईयर्स, उसके बाद 25 ईयर्स तक 1971 का ही। मतलब आपको ये चीज समझनी है कि प्रेजेंटली 1971 का सेंसस के हिसाब से ही वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। मतलब जो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा इज बेस्ड ऑन द 1971 पॉपुलेशन। अब ये वाली बात आ रही है कि आफ्टर 1926 1975 से लेके 2025 तक, ठीक है, ये तो फिक्स है कि 1971 के सेंसस के हिसाब से होने वाला है, बट 2026 के अंदर फिर से रिशफल होने वाला है। तो यहाँ पर क्या है कि फिर से क्या होने वाला है, अगले 2-3 साल अभी तो हमारे पास हैं। सो 1922 का हो सकता है, या 1921, 22, 20 में भी 23 या 24 का सेंसस के हिसाब से सीट्स बढ़ाई जाएंगी। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज कहाँ पर हुई है, नॉर्दर्न स्टेट्स में हुई है। और जो साउदर्न स्टेट्स में, जो फॉरवर्ड स्टेट्स में काउंट किए जाते हैं बिकॉज ऑफ द वेरी गुड फैमिली प्लानिंग एंड द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और द क्रिएटिंग द अवेयरनेस, उनकी पॉपुलेशन इतनी इंप्रूव नहीं हुई है, कम उनकी जो है एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, तो उनको वोट्स में नुकसान देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर साउथर्न जो स्टेट्स हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि अगर रिशफल किया जाता है, डीलिमिट किया जाता है, एक आर्टिकल अगर आप चाहें तो याद रख लीजिए, डीलिमिटेशन एक एक्ट होता है जो बात करता है, इलेक्शन कमीशन को बोलता है कि आप बताइए कौन से स्टेट को कितनी सीट मिलनी चाहिए। तो ये आर्टिकल नंबर 82 काउंट होता है। तो 82 जो आर्टिकल है डीलिमिटेशन के बारे में बात करता है। तो साउदर्न स्टेट्स की जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है कि ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इनकी जो सीट्स हैं कम हो जाएंगी। इसका नुकसान कैसा होगा, मान लीजिए कोई ऐसा एक्ट पास करना है जो नॉर्दर्न स्टेट्स को फेवर करता है, तो साउदर्न स्टेट फिर क्या होगा। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं क्लास में बताता हूँ, लेट्स से कि हिंदी में भी ऐसा मान लेते हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है, उनको लगता है कि हिंदी शुड बी कंसिडर एज अ ओनली लैंग्वेज, या ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ बोल दिया कि मदर लैंग्वेज, मदर टंग, ये बोल दिया जाता है कि हिंदी बिकम कंपल्सरी। तो इसके ऊपर क्या होगा, नॉर्दर्न इंडियन स्टेट दे विल प्रीफर, साउदर्न इंडियन स्टेट्स में क्या होगा, क्योंकि हिंदी उनकी नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है तो वो क्यों सपोर्ट करेंगे। तो क्या होगा, अपोजिशन आएंगे, साथ में होगा डिबेट होगी, अल्टीमेटली क्या होने वाला है, इसके ऊपर क्या होगा, वोटिंग होगी। अब जब आपने साउदर्न स्टेट्स की सीट कम कर दी है, नॉर्दर्न स्टेट्स की सीट ज्यादा कर दी गई है, तो जो नॉर्दर्न स्टेट्स आएंगे वही होगा, तो अल्टीमेटली हिंदी को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए साउदर्न स्टेट्स थोड़ी सी प्रॉब्लम में है। ये वाली बात बिल्कुल सही है, उनके जेन्युइन पॉइंट है। लेकिन इसके अपोजिशन भी ये बोला जा सकता है कि डेमोक्रेसी मतलब ये होता है कि 1 पर्सन 1 वोट, तो ये चीज भी आती है। खैर देखते हैं कि आगे इन फ्यूचर क्या होने वाला है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी, और तो मुझे नहीं लगता कुछ इश्यूज होंगे जो रह गए होंगे। हाँ, तो देख लीजिए, कुछ अब छोटे मोटे इश्यूज यही बोले जा रहे हैं कि अखंड भारत के ऊपर आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आता इसमें क्या किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। ये हमारा एंशिएंट इंडिया का मैप है, तो इसमें दिखाया हुआ है कि सिंधु है, यहाँ पर विराटनगर है, कुरुक्षेत्र है, तो दिखा दे, इसमें क्या दिक्कत है। कोई इंडिया ये मैप दिखा के इतना ना क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की इंडिया की टेरिटरी है। ठीक है, एक टाइम पर हुआ करती थी और हम उसको मानते हैं, हो सकता है इन फ्यूचर इंडिया में आ जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ मैप बनाने से कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आनी चाहिए। एटलीस्ट इंडियंस को तो हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर ऐसे आता थोड़ा जो कंट्रोवर्सी है तो एक सिंबल के ऊपर भी आता है जो बताया, तो जैसे यहाँ पर मोदी जी यहाँ पर लोकसभा में इसको प्लेस कर रहे हैं। एक कंट्रोवर्सी पहले भी हुई थी, मुझे याद है कि जब जो ये अशोक स्तंभ जो हमारा स्टेट एम्बलम है उसकी जो लाइन्स हैं उनकी स्टैचू रखी गई थी, तो लोगों ने ये बोला था कि जो इंडियन वे ऑफ लिविंग है इट इज़ नॉट एग्रेसिव इन नेचर, और आपने ऐसा दिखा दिया ये काफ़ी एग्रेसिव है। इनका जो फेस है, लाइक यहाँ पर आप देखें काफ़ी कामनेस देखने को मिल रही है, लेकिन जो न्यूली इंस्टॉल्ड जो स्कल्पचर है इट इज़ एग्रेसिव, जो कि इंडिया की जो थिंकिंग है उसको सपोर्ट नहीं करता है। खैर, तो ये कंट्रोवर्सी है। अगर हम बात करें आर्किटेक्चरली, तो आपको याद रखना है आर्किटेक्ट का नाम। फिर अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इट इज़ centralvista.gov.in। यहाँ पर जाकर देखिए, बड़ी अच्छी वेबसाइट बनाई गई है, और मुझे लिटरली अच्छा लगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं काफ़ी आउटडेटेड होती हैं, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं की जाती है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। तो आप यहाँ पर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। लेट्स से इंट्रोडक्शन में यहाँ देखा गया है कि इंडिया हैज़ ए मैग्निफिकेंट पार्लियामेंट, जैसे यहाँ पर है,
तो द पावर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी यहाँ पर है, आपको देखना है। विटनेस में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग सर्व एज इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट पार्लियामेंट एंड विटनेस द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर है कॉलोनियल एरा, द पार्लियामेंट बिल्डिंग साइट एट द हार्ट ऑफ द सेंट्रल विस्टा, इंडियन प्रेजेंट पार्लियामेंट हाउस इज द कॉलोनियल एरा ब्रिटिश डिजाइन बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्ट। ये भी याद रखना है कि जो अभी प्रेजेंट जो बिल्डिंग है, जो पुरानी बिल्डिंग है ये वाली, तो ये बिल्डिंग किसने डिजाइन की थी? एडविन ल्यूटन ने, और इनके साथ साथ हार्वर्ड बेकर ने। कब की थी? 921 से लेकर 1927 तक, तो लगभग इसको 97-90 के आसपास ईयर हो चुके हैं। और इसको बोला जाता है काउंसिल हाउस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि द बिल्डिंग हाउस एंड इंपीरियलिज्म ऑफ द पार्लियामेंट बिल्डिंग विटनेसेस द एडिशन ऑफ द 2 फ्लोर्स। और इस बिल्डिंग को कई बार एड ऑन किया गया है, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग जो बनाई गई थी वही है, उसको ऑफ कोर्स एड ऑन किए गए थे, जो 2 फ्लोर डाले गए थे 1956 में। एड्रेस द डिमांड ऑफ द मोर स्पेस इन 2006 द पार्लियामेंट म्यूजियम वाज एडेड टू द शोकेस इन, तो 2006 में एक पार्लियामेंट के अंदर म्यूजियम भी ऐड कर दिया गया था, जो 2500 साल हमारी हिस्ट्री को दिखाता था, ठीक है। जाते हैं तो यहाँ पर दिया है ब्लूप्रिंट ऑफ द काउंसिल हाउस, तो यहाँ पर हार्वर्ड बेकर एंड एडविन ल्यूटन। तो जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है उसका जो शेप है वो सर्कुलर शेप है। अब एक्चुअली ये बोला जाता है कि इट इज पॉपुलरली बिलीव दैट द यूनिक सर्कुलर शेप ऑफ द 64 योगिनी टेम्पल इन मोरेना, मध्य प्रदेश में है, एक प्यारा टेम्पल है, तो उसके ही सर्कुलर जो शेप है उससे ही हम ये डिजाइन इंस्पायर किया गया था। हैड इंस्पायर्ड द डिजाइन ऑफ द काउंसिल थ्रो देयर आर नो हिस्टोरिकल प्रूफ फॉर दिस। लेकिन ऐसा कुछ एविडेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं कि ऐसा कुछ प्रूफ है या नहीं है, ठीक है। फिर हम थोड़ा नीचे आते हैं। अगर हम बात करें कि जरूरत क्या थी, जैसे लिखा था नीड ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, तो ये होता है कि नैरो सिटिंग स्पेस फॉर द एमपी, जो मेंबर पार्लियामेंट से उनके लिए जगह ही नहीं मिल पाती थी बैठने के लिए। देखिए यहाँ पर कुछ खास जगह नहीं है, ऑफ कोर्स ये जरूरी था। फिर देखा जाता है डिस्ट्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब देखिए कितनी वायरिंग जा रही है, यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर इसकी रिपेयरिंग जरूरी है, कितने वायर्स जा रहे हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जरूरी था, जो टेक्नोलॉजी पहले हुआ करती, आज उससे बेटर टेक्नोलॉजी है, लेकिन इट हैज़ टू बी अडॉप्टेड। फिर यहाँ पर लिखा ऑब्सोलीट कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर। आप सोचिए कि इस जमाने में कौन ऐसा बात करता है, सब कुछ 4G 5G 6G का जमाना है, तो यहाँ पर स्पीकर ये सब चीज़ें, तो ऑफकोर्स इसको भी चेंज करने की जरूरत थी। सेफ्टी कंसर्न ये बोला जाता है कि देयर आर स्ट्रक्चर सेफ्टी कंसर्न ऑफ द बिल्डिंग। द करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग वाज बिल्ड व्हेन दिल्ली वाज ए सिस्मिक जोन 2। अभी जब बिल्डिंग बनाई गई थी तो सिस्मिक जोन 2 में आता था दिल्ली, लेकिन आज हम बात करते हैं सिस्मिक जोन 4 में आता है। तो एक बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ होना जरूरी है, इसलिए हम लोग उसका वेट नहीं कर सकते हैं कि कुछ मिसफॉर्चून हो, कुछ मिस हैपनिंग होती है तो बिल्डिंग गिर जाती है, उसके बाद हम लोग बनाए, ठीक है। ये भी है। और यहाँ पर लिखा इनएडिक्वेट वर्क स्पेस, तो आप देखेंगे यहाँ पर काम कितना लोड है, कोई जगह ही नहीं है, छोटे मोटे हाउस ऑफिसेज होते हैं सपोर्ट करने के लिए, वो सब चीज़ें हमें देखने को। इनएडिक्वेट वर्क स्पेस फॉर द एम्प्लॉयज, तो उनके लिए भी एक जगह की जरूरत थी। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर अच्छे फोटोग्राफ्स दिए गए हैं बिल्डिंग के। आर्किटेक्चरली हम देखा जाए तो यहाँ पर ये चीज़ दिखी गई है कि ये बहुत प्यारा कंपैरिजन किया गया है कि इट इज़ अ प्रेजेंट पार्लियामेंट हाउस, ऑफ कोर्स पुराना हो चुका है, अब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ये वाली है। तो यहाँ पर क्या है, लोकसभा, दिस इज द लोकसभा, दिस इज द लोकसभा, इसको यहाँ डाल दिया गया। लोकसभा ये है, ये राज्यसभा है, ठीक है, और ये सेंट्रल लॉन्च है। यहाँ पर नॉर्मली 3 एंट्री हैं, यहाँ पर 1, 2 एंड 3। तो इन एंट्रीज के नाम याद रख लीजिए, मुझे नाम दिमाग से निकल गए हैं, कुछ अच्छे नाम है, मतलब हिंदी के ही नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, ये लोकसभा हुआ करती थी, ये राज्यसभा हुआ करते थे, यहाँ पर ऑफिसेज हुआ करते थे, और यहाँ पर क्या था, इट वाज सेंट्रल हॉल, और उसको चेंज कर दिया गया सेंट्रल लॉन्च, ठीक है। जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसमें लाइब्रेरी भी है और कैंटीन है, एक अच्छी जगह है बैठने उठने के लिए, बहुत सी जगह बनाई हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल यहाँ पर बनाया गया है। सो दिस इज द प्लानिंग ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो फोटोग्राफ देखेंगे आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगी। तो ये ठीक सामने है, ये बिल्डिंग हमारी पुरानी ऐसी हुआ करती थी, ठीक सामने इसको बनाया गया है। जो दिस इज द राज्यसभा, नहीं ये है लोकसभा, ये लोकसभा है, हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस, तीनों का नाम सेम ही है। इसका डिजाइन इंस्पायर किया गया है पीकॉक से, ठीक है, जो इंडिया का जो नेशनल बर्ड है उससे इंस्पायर किया गया है, उससे इंस्पायर्ड है ये डिजाइन, ठीक है। और जो राज्यसभा है, दिस इज राज्यसभा, ये इंस्पायर किया गया है लोटस से, ठीक है, बीजेपी के लोटस नहीं, ये जो हमारा नेशनल फ्लावर है उससे इंस्पायर किया गया है। अब किसी को कॉन्ट्रोवर्सी लानी होगी तो इस बात पे लेकर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ की फोटोग्राफ्स देखिए, बहुत ही मैग्निफिकेंट स्केल में बनाया गया है, एक अच्छा देख कर लग रहा है कि बहुत प्यारा सा डिजाइन बनाया गया है। यहाँ पर जो ये ट्री है, ये बेनियन ट्री है, तो इट इज़ अ नेशनल ट्री,
तो उसके हिसाब से तो इंडिया की जो मेजर जो नेशनल इंपॉर्टेंस हैं उनको इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई है, जिससे कि जब भी कोई पार्लियामेंट में जाए तो इंडिया एज अ कंट्री याद रहे। ठीक है, एक्सेसिबल है, मतलब जो पीपल भी डिफरेंटली एबल्ड होते हैं तो वो भी इस पूरी बिल्डिंग को आराम से जा सकते हैं, देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सिटिंग स्पेस बनाया गया है, काफ़ी ओपन टू एयर स्पेस है, जहाँ पर आप डिफरेंट एमपीज, आपका मतलब अगर आप एमपी बन जाएंगे तो आप जा सकते हैं। नॉर्मली ये काफ़ी सिक्योर एरियाज होते हैं, आपको परमिशन चाहिए होती है यहाँ पर आने के लिए, जाने के लिए। ये बिल्डिंग देखने में ऐसी लगती है। ठीक है, तो नीचे क्या दिया गया है, 360 व्यूज वीडियो टूर है, तो आपका अगर आपका मन करे तो देख लीजिए। इस पर वेबसाइट में नाम बता दिया, यहाँ जाइए, यहाँ पर देख लीजिए, आपको बिल्डिंग काफ़ी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये है कि कितने इनके हिसाब से ये है कि प्रोजेक्ट प्रोसेस टिल डेट, तो यहाँ पर कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब दी है, कितना स्टील यूज़ हुआ है, कितना सीमेंट यूज़ हुआ है, फ्लाई एश यूज़ हुए हैं। फ्लाइज याद कर लीजिए, फ्लाइज ब्रिक्स क्या होती हैं, जो कोल थर्मल प्लांट होता है उससे जो वेस्टेज जो राख निकलती है उसको फ्लाइज बोला जाता है, उसको यूज़ करा गया है अच्छा खासा यहाँ पर। ठीक है, फ्लाई एश ब्रिक्स, ये आपने इसके बारे में सुना होगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं, वीडियो बनाई गई है, यहाँ पर देख लीजिए कि धीमे धीमे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ था। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं चाहता इस वीडियो को नेक्स्ट चैनल पर अपलोड कर सकता था, लेकिन ये जो है करंट अफेयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, नाटा के स्टूडेंट्स के लिए या फिर जेई के एग्ज़ाम के लिए आर्किटेक्चर रिलेटेड टॉपिक है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है। अगर आप नया चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ करंट अफेयर के लिए ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मेरे लिए काफ़ी आसान होता है, मैं रेगुलर करंट अफेयर अपलोड करता रहता हूँ, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सर्च कीजिए इनथिंग, INKTHINK, इनथिंग। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे करंट अफेयर की। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।